जय हिंद एवरीवन। तो भाई हमारी क्लास इंटरप्ट हो गई थी बट नाउ मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यार। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। और ये चैप्टर और एक इसके बाद वाला चैप्टर दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये आपकी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, बेस्ट तरीके से दोनों चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें यार लैगिंग बहुत ही ज़्यादा थी, सो दैट्स वाई मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। बट मैंने प्रॉमिस किया था कि ये लेक्चर आपको 9 बजे तक मिल जाएगा। आई होप मिल भी रहा होगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है एकदम आप लोग रिलैक्स हो जाओ यार। जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि आपके लिए ही एक टेस्ट सीरीज प्लान किया गया है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं हर एक चीज मिलती है यार आपको। दैट इज पर्सनल मेंटरशिप भी हम देते हैं, है ना। अभी तक मैंने लगभग बहुत ही कम सेशंस लिए हैं, बट अब मैं भी अपना कुछ मेंटरिंग सेशंस लेने वाला हूं। इस सैटरडे या फिर इस संडे को मैं ले सकता हूं, तो मेक श्योर कि उससे पहले जरूर आप ज्वाइन कर लें ताकि डिस्कशन प्रॉपर हो पाए कि आपको कहां से पढ़नी चाहिए, कितनी चीजें पढ़नी चाहिए, और जो चीजें मैं नहीं करा रहा हूं क्या वो जरूरी है। अगर आपकी ये सारी मन में डाउट है तो आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें कहाँ होंगी? जूम पे होंगी। जैसा आप बार बार देखे होंगे आप चैनल पे कि जूम मीटिंग आपको मिलती रहती है। क्लियर? बाकी इसमें कुछ आपको बेस्ट प्रॉब्लम्स भी दिए हैं मैंने, उनके आंसर की भी मैंने दे दिए हैं फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री पे काम चल रहा है, जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाता है मैं उसको फिर से आपको अलॉट कर दूंगा। क्लियर? इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही है भाई? सेट मिलता है प्लस मैट मिलता है। और सबसे जरूरी बात कि भैया हमको बिलीव नहीं है, हम कैसे ट्रस्ट करें कि भैया अच्छा टेस्ट पेपर है। तो यार जब आप जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं हमारा ऐप दैट इज रैंकर्स लाइव ऐप, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको सिलेक्शन क्या करना है, एनटीएससी सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही वहां पे देखोगे तो 2 फ्री टेस्ट अवेलेबल होंगे, 2 फ्री टेस्ट। उनको अटेम्प्ट करो, उनको अटेम्प्ट करो। जैसे ही उनको अटेम्प्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा यार कि लेवल अच्छा है या नहीं अच्छा है। उनके सॉल्यूशंस भी हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो पहला टेस्ट अटेम्प्ट करो, उनके सॉल्यूशंस देखो वहां पे, फिर इंजॉय करके अगर अच्छा लगता है देन फर्दर प्रोसीड करके इसको बाई कर सकते हो। अभी ये फिलहाल आपको वहां पे दिखेगा कितना, 399 का। बट टेंशन नहीं लेना है यार आपको, है ना। आपके लिए ही हम लोगों ने ये प्लान किया था, बट अभी आप लोगों के लिए कहने पे ही फर्दर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को अप्लाई कर लेना। कुछ ऑफ जरूर हो जाएगा, अब ये नहीं बताऊंगा कितना ऑफ होगा। ठीक है, अब रही बात क्लासेस की, तो भाई अभी हम लोग लगातार 3 महीने से क्लासेस कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आती यार ट्राई करते हैं हम लोग कि उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, बट अगर नहीं हो पाए तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। मैथ की क्लास हो चुकी है खत्म। इसमें आपकी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। क्या बाकी 6 बजे आपकी क्लास चलती है अभी भी साइंस की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं। और इसमें 2 चैप्टर अभी भी पेंडिंग है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो एक लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, उसको देख लो, उसके बाद फिर ये वाला लेक्चर देखना, तो ये समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप नए हो तो प्लीज़ रैंकर्स एनटीएससी जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पे सारी पीडीएफ्स या फिर अगर कुछ एमसीक्यूज भी हमें प्रोवाइड करने हैं तो हम यहीं पे देते हैं। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो क्लासेस से ही रिगार्डिंग हो, या फिर कोई बेस्ट चीज़ हो, आपको कुछ दिखाना हुआ, कुछ शेयर करना हुआ, कुछ नॉर्मल बातें भी करनी हो गई, तो वो सारी चीज़ें यही होती हैं। ऐसा नहीं यार कि जो टेस्ट सीरीज लेते हैं बच्चे बस उन्हीं से हम बात करते हैं, नहीं। जो आप फैमिली हो, एक टेलीग्राम फैमिली से भी बात हो पाती है, बट आप भी जानते हो कि सारे बच्चों से बात करना पॉसिबल नहीं है। बस क्लोज बच्चे जो टेस्ट सीरीज में होते हैं उनसे ज़्यादा करके हम बात कर पाते हैं। क्लियर? चलो, बाकी आपकी यहाँ पे रिवीजन क्लास चल रही है, लगभग ये भी आपकी एंड होने वाली है। बाकी प्लेलिस्ट से आप चीज़ें सारी एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में रेडी है। और अगर आप प्लेलिस्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, तो आप सिंपल सा काम क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लियर? चलो, तो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या यार? हम जब भी, है ना, हम जब भी मेनली कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं, एक्सेप्ट कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनको एक्सेप्ट करके वो बेसिकली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के ही डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से कुछ को छोड़ के जो पूरी पूरी उसकी स्टडी क्या कहलाती है, पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? सिर्फ एक एलिमेंट है कौन, यहां पे लिख लेंगे ध्यान से, सिर्फ एक एलिमेंट है कौन, कार्बन, जो हमें इतनी चीजें बताता है, इतने कंपाउंड है इसके, लगभग 3 मिलियन के आसपास इसके कंपाउंड है।
तो रेस्ट ऑफ द जो चीजें उनको छोड़ के हम टोटल फोकस कहाँ आज करने वाले हैं, तो टोटल फोकस कार्बन के कंपाउंड्स पे ही करने वाले हैं। उससे पहले जब देखो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री को भी हमें फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। पहले हम क्या करें भाई, साइंस को डिवाइड करते हैं, साइंस के बाद केमिस्ट्री को भी फर्दर आप डिवाइड करेंगे। पहली केमिस्ट्री जो आती है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी तो आप पढ़ ही रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी जो आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो फिजिकल में आप क्या करते हो, जितनी भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं, जितना भी फिनोमिना होता है, वो सारी चीजें आप क्या करते हो, यहाँ पढ़ते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, जितनी भी आप चीजें पढ़ के आए हो लगभग वो सारी कहाँ है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में लाई करती हैं, जितनी भी आप चीजें पढ़ के आए। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इज ऑल अबाउट द कार्बन ओनली, है ना, खत्म कहानी। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स रिमेनिंग एक्सेप्ट वो वाला ए वाला एक्सेप्ट कार्बन। सारी स्टडी जो एलिमेंट वाइज करते हो आप, पर एलिमेंट, ब्लॉक वाइज, कहाँ ये पुट किए गए हैं, कैसे प्लेस दिया गया है, वो सारी चीजें कहाँ आती है, इनऑर्गेनिक के अंदर। तो हमें आज क्या करना है, ऑर्गेनिक एक छोटा सा पार्ट दैट इज पीरियोडिक टेबल जो पढ़ेंगे वो सारी चीजें हम इनऑर्गेनिक के अंदर कंसिडर करेंगे, समझेंगे चीजों को कैसे वहां समझना है। क्लियर? तो ध्यान से बेसिक बातें ही करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जितने भी कंपाउंड हैं हम उनकी बात करते हैं। ये तो पता भी है कि जो भी हम बात करेंगे वो किसके कंपाउंड होंगे, कार्बन के होंगे। बट कार्बन में भी किन किन चीजों के बारे में बात करना है, ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें पहली चीज जो बात करनी है भाई, है ना, सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी क्या, सबसे पहली ऑल कार्बन कंपाउंड, ऑल कार्बन कंपाउंड। जैसे बोला भाई अभी ऑर्गेनिक हम शुरू कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक समझने से पहले कुछ चीजें डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ऑर्गेनिक में हमें क्या विशेष करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक आएगा क्या, उसके बाद का कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। इसके बाद आएगा क्या, हाइड्रोकार्बन, जो कि इस चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से, पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला ऑल कार्बन कंपाउंड में कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे, ऑल कार्बन कंपाउंड का सीधा सा क्या मतलब भाई, कि कार्बन से रिलेट करके भैया जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे, ऑल कार्बन के कंपाउंड के अंदर। ठीक है, जैसे आपका हो गया क्या, COOH ले लीजिए आप, CH3OH ले लीजिए आप, C2H5 ले लीजिए, OH ले लीजिए आप। इसके बाद क्या ले सकते हैं, कार्बन से CH2 ले सकते हैं, है ना, CO3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स है। बट जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये वाला एक्सेप्ट छोड़ के, हटा के, वो सारे कार्बन के कंपाउंड्स क्या होंगे आपके, वो सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। किन किन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तो बोलेंगे आप CS2, यहाँ पे जो सल्फर है उसको हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सल्फर नहीं। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो -2 की तरह एक्ट करेगा, दैट इज कार्बन, कार्बाइड बोलते हैं इसको, बेसिकली कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है, कार्बाइड ये इसकी तरह एक्ट करेगा, सो दैट्स वाई हम इसको यहाँ से हटाएंगे। कार्बाइड अगर आपसे बोला जाए कहीं, तो कार्बाइड बेसिकली। इसके बाद जितने भी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के सॉल्ट्स होंगे, उन सारी चीज़ों को हटा के बाकी जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो सारे क्या होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हटा के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे कहाँ लाई करेंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लाई करेंगे। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, चलिए एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, CH3COOH हो गया। ठीक है, CH3COONA हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी अलग अलग कंपाउंड्स आएंगे भाई। बट अब हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से आपको क्लियर हो रहा होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, बस हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे क्या होंगे आपके हाइड्रोकार्बन। तो क्या ये होगा, बोलेंगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसके एग्जांपल्स में आप CH4 ले सकते हैं, C2H6 ले सकते हैं। जितने भी चीजें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से लेके होंगे वो सारी चीजें क्या होंगी आपकी हाइड्रोकार्बन के अंदर आएंगी। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं भाई। अब कहानी देखो शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड कि कौन कौन से कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड को
तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बेसिकली आप बोलेंगे कार्बन से मिलके बना हो, हाइड्रोजन से मिलके बना हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंस्टीड कि उसमें कार्बाइड नहीं होना चाहिए, कार्बोनेट नहीं होना चाहिए और बाइकार्बोनेट का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट एक थियोरेटिकली जब एक थ्योरी दी गई थी, वाइटल थ्योरी बर्जेलियस साहब ने दिया था, कब दिया था भाई 1815 में। इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक का मतलब समझ पा रहे होगे, ये कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारे एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिविंग रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इनको और ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई लेबोरेटरी में हम क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, बिकॉज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनके अकॉर्डिंग उनमें कुछ मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट होते थे, मिस्टीरियस टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होते थे जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं, लिविंग सब्सटेंसेस में ही क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये आप इनको क्रिएट नहीं कर सकते हो कहाँ, लेबोरेटरी में। सो दैट्स वाई इन्होंने क्या बोला, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको आप लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मिस्टीरियस फोर्स है, या फिर आप इसको और भी बोल सकते हैं क्या, वाइटल फोर्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू दैट हम इन्हें लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ये थी बेसिक बात जब स्टार्टिंग हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहली चीज बताई गई थी। अब इसके बाद जो कहानी आती है दैट इज, अब इनके ऊपर भी कुछ लोग आए भाई, है ना। अब हम कोई भी स्टेटमेंट सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही आदत है हमारी कि एक चीज हम सुनते आते हैं तुरंत उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई वर्क करना स्टार्ट कर देता है और उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर देता है। तो यहाँ पे फ्रेडरिच वोहलर साहब थे, इन्होंने 1828 में, इनको ऐसा कुछ इनका मोटो नहीं था कि ये वाइटल थ्योरी को फेक प्रूव करें या फिर उसको गलत प्रूव करें। एक्सीडेंटली इन्होंने क्या कर दिया है ना, एक्सीडेंटली यहाँ पे लिख दीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है भाई, कि एक्सीडेंटली इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया था लैब में। और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। यूरिया क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्होंने एक्सीडेंटली क्या कर दिया, उसका फॉर्मेशन कर दिया। इनका टारगेट था अमोनियम साइनेट बनाना, है ना, अमोनियम साइनेट बनाना, बट इनसे हो गई गलती और गलती हो गई तो यूरिया बन गया। तो ड्यू टू दैट इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई आप गलत हो, जो आपने वाइटल थ्योरी दे रखी है कि लेबोरेटरी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते हैं, मैंने बना दिखाया, मैंने कर दिखाया, तो आप गलत हो। तो यहाँ पे ये करना क्या चाहते थे, बेसिकली ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट, ठीक है, ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट, बट अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। एक्सीडेंटली, इनका कुछ ऐसा मोटो नहीं था। ये कर क्या रहे थे भाई, है ना, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट, ठीक है, पोटेशियम साइनेट का ये रिएक्शन करा रहे थे, उसको रिएक्ट करवा रहे थे, ठीक है, पोटेशियम साइनेट रिएक्शन करा रहे थे। इनको क्या मिला भाई, दैट इज NH4CNO, अमोनियम साइनेट तो मिला, ठीक है, प्लस इसके साथ K2SO4, ये हमारे लिए बाई प्रोडक्ट है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मिल के आई चीज, इन्होंने क्या किया, इसको हीट कराया और रीअरेंज करा दिया। रीअरेंज का क्या मतलब है भाई, हीट करा दिया, और रीअरेंज कराने का क्या मतलब होता है कि इस कंपाउंड से कोई भी चीज टूटेगा नहीं, बट ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड था तो इसको छोड़ के कहाँ चला जाएगा, कार्बन पे चला जाएगा, और ये दो हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डेड थे तो ये इसको छोड़ के इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। तो रीअरेंजमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि दूर नहीं जाना है, बस उसी में अरेंज कर लेना है। जैसे एक एरिया में अगर 3-4 कमरे हैं तो आपसे बोला जाए रीअरेंज कर दीजिए, मतलब एक कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में कर दो, उस कमरे से निकाल के इस कमरे में डाल दो। तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन बॉन्डेड था नाइट्रोजन से, वो उससे बॉन्डिंग तोड़ के किससे बॉन्डिंग कर लेगा, कार्बन से कर लेगा। यहाँ पे देखो NH2C डबल बॉन्ड O फिर NH2, यही हमें फॉर्मेशन कराना था और यही फॉर्मेशन वो कर दिया उन्होंने। एक्सीडेंटली हुआ था, ऐसा कुछ उनका मोटो नहीं था कि मुझे यूरिया ही बनाना है। तो वो तो बना रहे थे अमोनियम साइनेट, बट उनसे बन क्या गया, दैट इज यूरिया बन गया। और उन्होंने प्रूव भी कर दिया भाई कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में नहीं बनाया जा सकता था, बट फर्दर मैंने बना दिया है। तो ये वाली थ्योरी गलत है कि हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते,
क्लियर। तो अब ये रही पहली कहानी जो 1828 में बताई गई थी, किसके द्वारा भाई, वोहलर साहब ने बताया था। अब इसके बाद फर्दर चीजें और अपग्रेड होती गई, और भी चीजें बनाते चले गए हम लोग, और भी एक्यूरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता गया। इसके बाद आए हरमन कोबले साहब, इन्होंने कहा भाई कि सेम चीज इन्होंने किया है ना, सेम चीज इन्होंने किया, कार्बन को पिक किया और हाइड्रोजन को पिक किया, ठीक है, हाइड्रोजन को पिक किया और इलेक्ट्रिक आर्क में इन्होंने इसको डाल दिया। आर्क मतलब समझ रहे होगे, हीट कर दिया बेसिकली। तो ये बना क्या, इथाइन बन गया, ठीक है, इथाइन। ये आप पढ़ेंगे व्हाट इज इथाइन, इसको हम बोलते हैं क्या, इथाइन। और नॉमेनक्लेचर आप करना भी सीख जाओगे कि इसको इथाइन कैसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन है, दैट इज H2O और H2SO4 और HgSO4 में रिएक्शन जब हम कराते हैं इथाइन का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में, दैट इज CH3CHO। तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज, ये भी क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो इन्होंने भी फर्दर लेबोरेटरी में क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया। अगेन उस थ्योरी को क्या करा इन्होंने, फॉल्स प्रूव कर दिया। जो वाइटल थ्योरी थी कि हम लैब में नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे अगेन ये क्या था भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इससे इन्होंने क्या किया, उससे इथाइन बनाया, इथाइन से क्या कर दिया, एल्डिहाइड भी बना दिया। ये रिएक्शन आपसे 12th में पूछी जाती है, दैट इज वाटर के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 मॉलिक्यूलर सल्फेट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन जब कराते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन आ जाता है, दैट इज CH3CHO हम बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शन है कि हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ मूव किया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कहाँ पे मूव करके आप फर्दर क्या चीजें बनाए हो, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने क्रिएट कर लिया। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट था अबाउट द वाइटल थ्योरी। इसके बाद की कहानी अब देखते हैं भाई, हमारी जो सबसे जरूरी चीज जो हमें आज पढ़ी थी, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो मैंने ऊपर एक बेसिक्स आइडिया दे दिया था कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, बेसिकली जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन के ही कंपाउंड्स हो, सिर्फ उसके अलावा कुछ भी नहीं हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वहीं से हम क्या करते हैं, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। ये क्या है, ओरिजिन आप बोल सकते हैं, ओरिजिन ऑफ अलग कंपाउंड, जिससे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन। आगे मैं अच्छे से बताऊंगा इसको, और जो अब अल्केन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, यहाँ जरूर लिख लेंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो सिंपल सी बात कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट इंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ओनली का मतलब समझ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है इथेन। रिलैक्स रहो, ये कैसे नाम हम लिखते हैं ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, बनाने का तरीका है। ये क्या दिखा रहा है, कार्बन दिखा रहा है, जो ब्लैक कलर में आप लिए हैं ये कार्बन को दिखा रहा है, और जो व्हाइट कलर में है ये क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये बेंजीन है, दैट इज आप अगेन देखेंगे C6H6, इसमें 6 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। इथेन देखेंगे C2H4 होगा, C2H6 होगा, ठीक है, C2H6। ये क्या है आपका इथेन। नॉमेनक्लेचर हम देख लेंगे, हमारा मेन मोटो क्या है देखने का। अगर आपसे बोला जाए CH2 इज हाइड्रोकार्बन तो आप बोलेंगे नहीं, बिकॉज देयर इज अ सल्फर। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होना चाहिए था, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं भाई, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम कार्बन की अरेंजमेंट देख लेते हैं। कार्बन क्या कर सकता है भाई, 4 तरीके से बॉन्ड बना सकता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। और जब हाइड्रोकार्बन है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से ही रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन से कर सकता है, या फिर अगेन अपने ही फैमिली मेंबर से, दैट इज कार्बन से रिएक्ट करके एक लंबी चेन, दैट इज कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करके एक लंबी चेन बना सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, या तो ये चारों तरीके के हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ जाए, है ना। तो ये बॉन्डेड जो बना रहा है, ये बॉन्ड क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अभी के केस में जब 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हैं तो वो केस क्या है, सिंगल बॉन्डिंग का केस है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का क्या मतलब है कि ओवरऑल कंपाउंड में, ओवरऑल यहाँ पे लिख लो, ओवरऑल कंपाउंड में कहीं भी आपका अलग सा कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। पूरा बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड भी बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड
कि पूरे कंपाउंड में जो भी बॉन्डिंग हुई है, जो भी कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन या फिर बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यार हम लोग, सैचुरेटेड में CH4 एक कार्बन है अपने पास, इसमें कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड को छोड़ के कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, C2H6 बोल सकते हैं। जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड। तो सैचुरेटेड में जो सबसे एक ही आता है दैट इज अल्केन। एल्केन्स क्या है, अगेन आप क्या बोल सकते हैं, ऐसे कोवैलेंट, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स हुई है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। और ये अगेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन की ही बॉन्डिंग होगी। तो एल्केन्स का पता लगाने के लिए हमारे पास एक रेशियो होता है दैट इज CnH2n+2, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन अगर इस रेशियो में बाउंडेड होंगे तो हम हर केस में क्या बोलेंगे, ये क्या है, अल्केन्स है। जैसे अगर n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, n = 1 से लेके 2, 3, 4, n का ध्यान रखेंगे भाई, n क्या है, इंटीजर है, ये बात ध्यान रखना, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर भरते जाएंगे अब जहां तक भरते जाएं, क्लियर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो C क्या हो जाएगा, 1 को हम नहीं डिनोट करते हैं, ये केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त मैंने बता रखा है। और यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 2 + 2 दैट इज 4, और ये क्या हो जाता है, मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मीथेन के लिए हम जो लिख रहे हैं दैट इज मिथ लिख रहे हैं, इसके बाद क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये सफिक्स जो होता है आपका, ये क्या हो, ANE, ये सारे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, एल्केन में हम इनको बोलते हैं। और ये क्या है, ये वैल्यू ये डिफर करती है, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू n = है ना, n की वैल्यू के साथ साथ ये प्रीफिक्स क्या करता है, वेरी करता है। तो जैसे जैसे n वेरी करेगा प्रीफिक्स को वेरी कराते चलेंगे और आगे की कहानी करते चलेंगे। तो यहाँ पे n = 1 के लिए क्या हमने लिया, यहाँ पे कुछ लिखते चलता हूँ। अगर n = 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। n = अगर 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, ETH। और n = अगर 3 है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। n = अगर 4 है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और n = अगर 5 है तो इसको क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और n = अगर 6 है तो इसको पहला प्रीफिक्स क्या होगा, हेक्स होगा। n = अगर 7 है तो ये क्या होगा, हेप्ट होगा। अगर n = 8 है तो ये क्या होगा, ऑक्ट होगा। और n = अगर 9 है तो इसको क्या बोलते हैं, नन बोलते हैं। और अगर n = 10 रहा तो इसको क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ n की वैल्यू, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब करेगी। आई होप अगर आप समझ पा रहे होगे तो डिस्टर्ब कर रही होगी, आई होप, ठीक है। तो जितने भी ये होंगे n जैसे जैसे वेरी करेगा हम अपना प्रीफिक्स सफिक्स वैसे वैसे वेरी कराएंगे। अल्केन के लिए ये सेम होगा सारी अल्केन्स के लिए, बट वेरी क्या करेगा, आपका प्रीफिक्स वेरी करेगा। जैसे अगर n = 1 पे क्या आता है, ये आता है, तो n = 2 पे क्या आएगा, C2। यहाँ n की जगह आप क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर H के नीचे क्या आता है, 2 × 2 + 6, ये 6 आ जाएगा। अब इसका नेम अगर आपको निकला हुआ, नेम लिखना हुआ, पहले तो चेक करेंगे फॉर्मूला से ये किस कंपाउंड में आता है। CnH2n+2 को अगर फॉलो कर रहा है, कोई भी अगर आपको गिवन कंपाउंड हो, अगर वो हाइड्रोकार्बन है, पहली चीज हाइड्रोकार्बन चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है, CnH2n+2 को अगर फॉलो कर रहा है। ये क्या है, बेसिकली ये कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो को बता रहा है उस कंपाउंड में, ठीक है। तो ये क्या है भाई, हम कंपाउंड के नीचे लिख रहे हैं कितना होगा, तो C2H6 कार्बन कितना है, बेसिकली n क्या है यहाँ पे, n अगर आपसे बोला जाए तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, किसको, n को, ठीक है। n बेसिकली क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ n = 1 मतलब 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 और 9 और 10, टोटल 10 कार्बन है। तो n = 2 है, मतलब 2 वाला चलिए खोजिए भाई, 2 यहाँ है, n = 2, तो हमारा प्रीफिक्स क्या होगा, दैट इज इथ हो जाएगा। और अगर एल्केन है, एल्केन का ही हमने फॉर्मूला यूज करके, तो यहाँ पे एन यूज कर लेंगे और ये फाइनली क्या बन के आ जाएगा, दैट इज इथेन बन के आ जाएगा,
ठीक है। ये फाइनली क्या बन के आ जाएगा, इथेन बन के आ जाएगा। ऐसे ही चलिए कोई एक ले लेते हैं भाई, N=7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 7 लिख के आप कंपाउंड में बनाने की कोशिश करेंगे तो C7 आ जाएगा, बिकॉज N एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पे 7 2 14 + 2 दैट इज 16, H16 आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, 7 वाले पे चलिए, N=7 क्या है, हेप्ट है, HEPT हेप्ट हो गया। और आपका एल्केन है तो एन आप यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, एल्केन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नाम में ही, याद करने की जरूरत नहीं है रटने की, क्या सफिक्स होगा क्या प्रीफिक्स होगा, ये वाली चीजें आपको याद रखनी होगी। एक बार याद कर लोगे तो ये पूरी लाइफ टाइम जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे आप ये सारी चीजें यूज करते रहोगे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देख लेते हैं छोटा सा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं किसी एक का। चलो C2H6 का ही बनाते हैं। ये कार्बन है अपना, ठीक है। ये एक कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। 2 कार्बन है अपने पास, जितने भी कार्बन होंगे वो एक एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होंगे यहाँ पे। तो ये कार्बन की चेन, दैट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये जो आप देखते हैं ये क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की कार्बन एक दूसरे कार्बन से सेल्फ लिंकिंग करके एक लंबी सी चेन बना रहा है यहाँ पे। तो एक कार्बन ये है। अब इसके बाद यहाँ पे बची क्या चीजें, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, और एक एक की शेयरिंग तो यहाँ पे हो गई है। इसके पास भी क्या बचा है, 3 बचा है, एक यहाँ एक यहाँ। अब हाइड्रोजन, आप हाइड्रोकार्बन आप पढ़ा रहे हो भैया, तो हाइड्रोजन तो आएगा ही यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ गया ये, और हाइड्रोजन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, शेयरिंग कर ले रहा है। ये क्या है, हाइड्रोजन अगेन यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, शेयरिंग कर ले रहा है। ये 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इटसेल्फ दूसरे कार्बन से क्या हो गया है, शेयर हो गया है। तो ये है सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, जो एक बच्चा पूछ भी रहा था, आई होप तो उसको अब क्लियर हो गया होगा व्हाट इज सेल्फ लिंकिंग, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच करके ये ऐसे ही बॉन्डिंग करती चली जाते हैं। जैसे अगर मैं C7 वाला ले लो तो ये C, ये ऐसे लंबी चेन बनती जाएगी। जितने भी कार्बन आप लोगे, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जरूर अटैच होगा, ये इससे और ये वाला इससे। ठीक है, पीछे अगर बढ़ाओगे तो पीछे भी एक कार्बन ही आएगा। अगर कार्बन नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही अपना प्लेस लेगा हर केस में। तो ये बनाना एक बार प्रैक्टिस करना। एक बार मैं यहाँ पे कुछ दे भी दे रहा हूँ, दैट इज होमवर्क दे रहा हूँ आपको घर के लिए। C5H12, ठीक है, एक छोटा सा है। पहले चेक करो क्या ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। इसके बाद क्या ये एल्केन है, बिल्कुल है। तो ये आप चेक कर लेंगे। बाकी यहाँ पे मैं कुछ आपको 5-10 लिख के दिखा दे रहा हूँ कैसे चीजें लिखनी है आपको। ठीक है, तो पहला क्या है आपके पास, पहला दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब N=, ये N की वैल्यू दी गई है आपको। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बोल सकते हो, मैंने ऊपर बताया। अगर N=1 है तो आप क्या बोलेंगे, मिथ होगा, और एल्केन है तो एन जरूर होगा। और N=2 है तो भैया आपने बताया था दैट इज इथ होगा। और N=2 है तो एल्केन है तो एन होगा। N=3 है तो प्रोप होगा, और एन होगा, प्रोपेन इसको बोलते हैं। और N=4 है तो ब्यूट होगा, और एन क्या बोलते हैं, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। फॉर्मूला के ऊपर आइए, Cn यहाँ पे लिख देता हूँ, CnH2n+2, ये रहा लिक्विड का फॉर्मूला। तो N=1 रखेंगे तो CH4 आ जाएगा, N=2 रखेंगे तो C2H6 आ जाएगा, और अगर 3 रखते हैं तो C3H8 आ जाएगा, और अगर 4 रखते हैं तो C4H10 आ जाएगा। तो ये रहा एल्केन का फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। यहाँ पे ये रहा कार्बन, ये एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, और एक यहाँ पे जुड़ गया। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई, शेयरिंग हो गई हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो पर कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुके हैं, क्लियर। बट इस केस में 3 कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। इसके बाद कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे वो सेल्फ लिंक करेंगे एक दूसरे से, वो डन है। ये फिर से लिंकिंग हो गई यहाँ पे, ये फिर से, और इसमें अभी एक खाली है। देखो यहाँ पे देखोगे तो 2 ही हाइड्रोजन लगा है बीच वाले में, बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है कॉर्नर वाले पे। तो इसका रीजन क्या है कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से शेयर कर लिया है। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन रिमेन रह गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमेन रह गए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन अपना प्लेस जमा लेगा।
अगर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये कार्बन कार्बन से नहीं जुड़ता, बस हाइड्रोजन से ही जुड़ता। तो ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी ये सेल्फ लिंकिंग कर लेता है, किससे, कार्बन कार्बन से कर पाता है, ठीक है, और अटैच करके एक लंबी सी चेन बना देता है। यहाँ पे देखो C4 ये क्या, अगर लाइन खींच रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन को ही समझ जाना, ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये हाइड्रोजन को ही समझना है, ठीक है। कभी भी ये लाइन अगर आपको दिखे मतलब ये हाइड्रोजन अटैच है, अगर ऐसी लाइन तुम्हें सिंपल सी लाइन एक दिखे कोई, इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन ही अटैच्ड है उस कार्बन से, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं इसको शो करने के लिए, तो हम बारी बारी से सारे देख लेंगे, ठीक है। चलो अब अगला कंपाउंड आता है भाई, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड था। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहने का क्या मतलब है, हाइड्रोकार्बन कहने का क्या मतलब है, जहां पे मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड हो, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, मल्टीपल बॉन्डेड मतलब वहां पे आपने कितने तरीके के बॉन्ड पढ़े भाई, सिंगल पढ़ा था, सिंगल नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, दोनों हम पढ़ के आ चुके हैं, दोनों हम क्या कर चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट इज सिंगल बॉन्ड, व्हाट इज डबल बॉन्ड, और कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग होती है। यहाँ क्या होती है, दो एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर एग्जाम्पल लो तो एग्जाम्पल देखो N2 का मैंने बताया था, अगर डबल की बात करेंगे तो O2 का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी डबल बॉन्ड में, और यहाँ क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ट्रिपल बॉन्ड में। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक से ज्यादा ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो कुछ भी हो सकता है अगर आप बोलेंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि n इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लाना है, तो कार्बन की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे C2H2 एग्जाम्पल में ले सकते हैं। हमने जो भी मेथेन देखा था C2H6 था, बट यहाँ पे C2H2 है। और अगर C3 की बात करें, C3H6 हो सकता है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, क्या हो रही है यहाँ पे, बेसिकली आप देखेंगे तो सैचुरेटेड के मुकाबले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सारा हाइड्रोकार्बन दैट हैव डबल बॉन्ड, ये बता दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन एटम, ये जो बॉन्डिंग होगी जो चेंज हो रही है, ये किसके बीच में चेंज होगी, ये कार्बन और कार्बन के ही बीच में चेंज होगी, बिकॉज कार्बन के ही पास है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेबिलिटी। और आप बात कर रहे हैं भाई कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसमें 2 ही चीज प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन और कार्बन, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर सकता है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। बट कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, और यही कैपेबिलिटी तो दिखा सकता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। अदरवाइज डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए, तो हाइड्रोजन तो ये काम कर नहीं सकता। तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये कौन लेते हैं, कार्बन और कार्बन एडजेसेंट एटम जो होते हैं, यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और यही रीज़न है कि हम n की वैल्यू 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अब बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड 2 तरीके के हम देखेंगे। पहला क्या होगा, दैट इज एल्कीन होगा, ठीक है। एल्कीन कहने का मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड, डबल बॉन्डेड, ठीक है। मे बी होल कंपाउंड आपका डबल बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी एक कार्बन एडजेसेंट एटम में एक पेयर में ही सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब एटलीस्ट 1 अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, एटलीस्ट अगर 1 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज एल्कीन ही बोलेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया हाँ ये भी क्या है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये CnH2n, ठीक है, CnH2n ये क्या है फॉर्मूला आपका एल्कीन के लिए, CnH2n। यहाँ पे जो प्लस का 2 था हाइड्रोजन में हट गया। हमने क्या देखा भाई कि सैचुरेटेड से जब आप अनसैचुरेटेड में आते हैं हाइड्रोजन की संख्या घट जा रही है, बॉन्ड बढ़ जा रहा है, कार्बन ही ज्यादा आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहा है, हाइड्रोजन को ज्यादा मिल ही नहीं पा रहा। तो दैट्स वाई हाइड्रोजन ज्यादा कम हो जाएगा किसमें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में
कंपेयरिंग टू सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो आप जब भी रिलेशन निकालेंगे तो ये सारी रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में होंगी, एन के रिस्पेक्ट में होंगी। और एन क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एन लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये क्या है बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने कार्बन्स आप ले रहे हो। और एन शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1, ये 1 से नहीं हो सकता, कब, जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हो तो ये 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता, और ये 1 से स्टार्ट होगा भी नहीं, बिकॉज जब तक 2 कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगे एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेगा नहीं। ड्यू टू दैट हमें एन की वैल्यू 1 से हटा के एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 2 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे एज यूजुअल आप सैचुरेटेड कंपाउंड में n इज इक्वल टू 0 नहीं रखते, बिकॉज आप n की वैल्यू एटलीस्ट इतना तो रखोगे, एक कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड आएंगे n की वैल्यू 1 रखते हैं हम, अगर n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो जो पहला कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, CH2। ठीक है, CH2, और 1 से आप रख नहीं सकते, तो n इज इक्वल टू 1 वाला कंपाउंड आप बनाओगे नहीं। ठीक है, अब कोई अगर बोले CH2 इज एल्कीन और अनदर कंपाउंड, तो बोलोगे इट शुड नॉट एग्जिस्ट, ये स्टेबल है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर CH2 देखोगे तो कार्बन की वैलेंसी है 4 और हाइड्रोजन मिला है 2, तो शेयरिंग हुई है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है, तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल हो ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से जो वैल्यू शुरू करोगे वो n इज इक्वल टू 2 से ही आप शुरू करोगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 से वैल्यू रखो, C2H4, यहाँ पे वहां पे देखो एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे 2 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की संख्या घट गई, मीथेन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आप सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ईन का यूज करते हैं। एल्कीन में से ही हम क्या निकालते हैं, ईन निकाल लो अगर, तो ये क्या हो गया, ईन। सफिक्स जो भी आप यूज करेंगे वो ईन यूज करेंगे। और अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए कि मीथीन एग्जिस्ट और नॉट, मीथीन, ठीक है, मिथ क्या है, मतलब n इज इक्वल टू 1 हो गया, और इथीन क्या है आपका एल्कीन वाला कंपाउंड है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा मीथीन, क्योंकि एक कार्बन है, तो आप एक कार्बन की ही अलग अलग मल्टीपल शेयरिंग नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और 4 से ही शेयरिंग करेगा, 4 से शेयरिंग करके वो मीथेन बनाएगा, ना कि मीथीन बनाएगा। अगर मीथेन नहीं भी बन रहा है, CH2 बन रहा है, तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 बोलेंगे तो ये बोलेंगे इथ हो गया। वो जो मैंने लिखाया है उसको याद कर लेना, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगा, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। इथ प्लस इन आपको यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। और n इज इक्वल टू अगर 4 लेके देखते हैं भाई, तो C4H8 हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या हम बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं 4 के लिए, और इन क्या है आपका, एल्कीन के लिए। तो कोई भी अगर कंपाउंड आपको गिवन होगा हाइड्रोकार्बन, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे कि ये एल्केन है या एल्कीन है, या फिर अगला वाला कंपाउंड दैट इज एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन भी क्या है भाई, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बट वो क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड होता है, उसकी बात अभी बाद में, पहले यहाँ पे देखो ये जो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हमने रखा है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। हम बात कर रहे हैं एल्कीन्स की, तो एल्कीन का ध्यान रखेंगे। n इज इक्वल टू 1 तो ये बन नहीं सकता, ये बार बार मैं बता चुका हूँ। कुछ बच्चे मिथीन बोलेंगे कमेंट में अभी, ठीक है, बट ये नहीं बनेगा। n इज इक्वल टू 2 पे आप बोलेंगे इथ होता है n इज इक्वल 2 का, और एल्कीन है तो ये हो गया इथीन। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख लो CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला है। तो n इज इक्वल टू 2 तो C2H4 होगा। और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की शेयरिंग होगी कार्बन और कार्बन के बीच में। ये सिर्फ याद रखने वाली यही चीज है कि जो शेयरिंग होती है, जो बॉन्डिंग बढ़ती है, वो कार्बन और कार्बन के ही बीच में बढ़ती है और किसी के बीच में नहीं बढ़ेगी। वो सिंगल से डबल जाए या डबल से ट्रिपल जाए, वो बॉन्डिंग बढ़ेगी किसके बीच में, तो वो सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच की ही बॉन्डिंग बढ़ेगी। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। अब यहाँ पे जो आपके पास कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शेयरिंग हो गई, 2 बची है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, तो कार्बन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट ऑक्टेट पूरा हो गया, शेयरिंग हो गई, तो ये क्या हो गया नाउ इट बिकम स्टेबल, ये क्या हो गया अब स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ n इज इक्वल टू 3, तो आप बोलेंगे प्रॉप होता है 3 के लिए, और इन क्या होता है दैट इज इन अपना एल्कीन है, तो C3H6 क्या है आपका दैट इज एल्कीन कंपाउंड है, प्रोपीन कंपाउंड है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं दैट इज C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक H है और एक H यहाँ पे है, ये 4 हो गया, ये 3 बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में सिर्फ हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिंगल डबल बॉन्ड की, आगे अगर डबल डबल बॉन्ड मिलेगा तभी भी उसकी बात हम कर लेंगे, ठीक है, उसकी भी बात हम कर लेंगे। डाई इन जो 2 डबल बॉन्ड अगर एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है तो उसकी भी बात हम आगे कर लेंगे, ठीक है, वो डाइन होता है, डाइन उसकी भी हम आगे करते रहेंगे। तो n इज इक्वल टू 4 दैट इज ब्यूट होता है 4 का, और इन लगा दीजिए एल्कीन वाले कंपाउंड के लिए, तो C4H8 होगा आपका ब्यूटीन का। फर्दर आप n इज इक्वल टू 10 तक लिखते जाएंगे, ये n इज इक्वल टू 10 तक आपका बनाने का होमवर्क है, उनका नॉमेनक्लेचर करना है। ये जो आप लिख रहे हैं ये नॉम, ये बेसिकली इट इज अ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C C C 4 कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया C4H8, क्लियर। तो ये जो आप सीधी लाइन देख रहे हो ये बेसिकली हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के अलावा और कुछ आएगा नहीं, तो कार्बन पहले लिख लो जितना है आपके पास, बाकी उसके बाद हाइड्रोजन के लिए जगह छोड़ दो एज इट इज, ठीक है। चलो अब भाई जो तीसरी कंपाउंड आती है दैट इज अल्काइन, और अल्काइन समझना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों? क्योंकि जितने भी कंपाउंड हैं वो क्या होंगे ट्रिपल बॉन्डेड होंगे। ये क्या होंगे ट्रिपल बॉन्डेड होंगे, मतलब 3 बॉन्डिंग होगी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी किसमें एडजेसेंट कार्बन एटम में, एडजेसेंट कार्बन एटम्स में क्या होगी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी इंस्टीड ऑफ 2। एल्केन में क्या था 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा 2 की हो रही थी पीछे एल्केन में, यहाँ पे क्या होगा एल्काइन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे भी आप अगेन n की वैल्यू 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, मतलब एक कार्बन एटम नहीं एग्जिस्ट करता है इस केस में। तो अगर आपसे बोला जाता है कि मीथीन बताइए n इज इक्वल टू 1 में मिथाइन एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप सिंपल सा बोलेंगे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन अपने से ही 3 इलेक्ट्रॉन खुद से ही नहीं, अपने दोस्त से सेम दोस्त से कर सकता है शेयर, बट खुद से ही नहीं कर सकता, तो दैट वाई मिथाइन डजंट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे आप वेरी कराते जाओ, इसके लिए फॉर्मूला जो होगा CnH2n माइनस का 2। फर्दर देखो पहले क्या था CnH2n प्लस 2 था, फिर हमने 2 को हटाया, अब फर्दर 2 और माइनस कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन को और कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि क्वांटिटी ऑफ H एटम्स, ठीक है, H एटम्स किसमें ज्यादा होते हैं, एल्केन ऑप्शन हो, ठीक है, एल्केन हो, एल्कीन हो, और क्या हो एल्काइन हो, तो क्या होगा ये होमवर्क है आपका कि हाइड्रोजन एटम्स किसमें ज्यादा होंगे, एल्केन में ज्यादा होंगे, एल्कीन में ज्यादा होंगे। आई होप दिख नहीं रहा है, मैं रुक जाओ इसे थोड़ा सा कम कर देता हूं, ठीक है। अब दिखा, एक सेकेंड, अब दिख गया होगा, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, आई होप अब दिख गया होगा, ठीक है। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये सारी चीजें आपको ये बतानी है किसमें हाइड्रोजन एटम क्या होगा ज्यादा होगा तीनों में से, ठीक है। अब वो अंदाजा फॉर्मूले से लगा सकते हो। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 तो बोलेंगे क्या कि भैया मिथाइन एग्जिस्ट करेगा, ये n इज इक्वल टू क्या है मिथ हो गया। और एल्कीन के लिए आप क्या लगाते हैं आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं आइन यूज करते हैं YNE। एल्कीन्स का मतलब क्या है, एल्काइंस का क्या मतलब है, मतलब मल्टीपल एल्कीन एल्काइन कंपाउंड, और एल्काइन में से आप हमेशा आइन को ही हटा लोगे। ये क्या हो गया इथाइन हो गया, ये क्या हो गया प्रोपाइन हो गया, और ये क्या हो गया ब्यूटाइन हो गया। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा यार तो मैं फिर से इसको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर C1 तो बोलेंगे C1,
और H क्या हो गया 1 - 0 मतलब C0 हो गया, C हो गया सिर्फ कार्बन एटम। ये हो गया मिथाइन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर C ही होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इथाइन की बात करेंगे आप तो ये बोलेगा C2H2 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन तो यही शेयर हो गए, अब एक एक बचे हैं तो एक एक यहाँ शेयर कर दो आप। तो यहाँ पे C3H4 हो गया, है ना, 4 ही होगा या 6 होगा, 6 होगा, नहीं C3H4 ही होगा, C3H4। ये C3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 यहाँ हो चुका है, एक यहाँ हो चुका है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ एक यहाँ हो गया। ब्यूटाइन में C4H6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन C ट्रिपल बॉन्ड C 3 यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, 2 यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन कहाँ हो गए भाई, यहाँ हो गए, और 4 कार्बन कहाँ हो गए, ब्यूटाइन में। तो जितने भी कंपाउंड आपको बनाने हैं वो आप फर्दर बना सकते हो, एन की वैल्यू बस बढ़ाते जाओ। ये क्या है भाई, एन की वैल्यू। बस ध्यान क्या रखना, एल्केन में एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 1 से, बट एल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एन की वैल्यू आप 1 से नहीं शुरू कर सकते हो, ये 1 के ऊपर से ही शुरू होगा जब भी शुरू होगा। ठीक है, बिकॉज जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, जैसे आप अल्केन से एल्कीन में आते हो, एल्कीन से एल्काइन में आते हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बिटवीन द कार्बन एटम्स। और कार्बन एटम्स जब तक 2 नहीं होंगे एडजेसेंट, तब तक वो शेयरिंग बढ़ेगी नहीं। तो हमें बढ़ाने के लिए एन की वैल्यू एटलीस्ट 2 तो रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया भाई। अल्काइंस यहाँ पे हमने समझ ही लिया है, चलो कुछ बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से प्रॉपर तरीके से कि n की वैल्यू अगर 1 है तो इसे हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, मिथ यूज करते हैं। n की वैल्यू अगर 2 है तो हम क्या यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं। और n की वैल्यू अगर 3 हो तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। n की वैल्यू अगर 4 हो तब क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। n की वैल्यू अगर 5 हो तब क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। n इज इक्वल टू 6 होगा तो हम इसे हेक्स यूज करते हैं। n इज इक्वल टू अगर 7 है तो ये हेप्ट यूज करते हैं। और n इज इक्वल टू अगर 8 है तो इसे ऑक्ट यूज करते हैं। एज इट इज n इज इक्वल टू 9 है, दैट इज नॉन यूज करेंगे आप, नन। या फिर n इज इक्वल टू अगर 10 है तो इसे डेक यूज करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पॉलीगन, जब आप पढ़े हो चैप्टर तो उसमें जरूर पढ़ाया गया होगा आपको कि कितनी साइड्स वेरी करती हैं, उसे कितना हेप्टेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें वहां पढ़ाई गई हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लो यार। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं C4, नहीं 4 वाला तो हो चुका है, 4 हटा देते हैं, 4 हटा के दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, दैट इज 6 को ट्राई करते हैं। C6H10 ये बताओ कौन सा कंपाउंड है, दैट इज एल्केन है या फिर एल्कीन है या फिर एल्काइन है। ये क्या है, जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए भाई, पहला। दूसरा इसके बाद आते हैं दैट इज, और इसका नेम भी मुझे बताना है, आपको नेम भी बताना है, इसका नाम क्या है, प्लस ये कौन सा है, एल्कीन है या एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। ठीक है, फॉर्मूला वो यूज करना है, कौन सा, CnH2n+2 या फिर +2 को हटा देंगे तो ये एल्केन का था, +2 हटा दोगे दैट इज एल्कीन हो गया, और उसमें -2 कर दोगे तो वो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे C8 और क्या ले सकते हैं, और 16। ठीक है, C8H16 ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब एक ट्रिक यहाँ बता देता हूँ, सबसे सिंपल एल्कीन को पता करने की ट्रिक, सबसे ज्यादा बढ़िया सबसे ट्रिक कि नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन पे अगर n है तो H पे क्या है, 2n है, मतलब कार्बन का अगर दुगना है ना, कार्बन की वैल्यू अगर x है और हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2x, मतलब कार्बन का अगर दुगना है तो वो कंपाउंड क्या है, सिंपल सा एल्कीन है, कार्बन का दुगना। ये याद रख लो, एल्कीन पहचानने में आसानी हो जाएगी। और अगर दुगने से ज्यादा है तो वो क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। दुगने से अगर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। अगर दुगने से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, दुगने से ज्यादा एल्केन, दुगने से कम एल्काइन, और दुगना है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको आप यही काम यहाँ पे करना है और नाम भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है भाई, सिंपल सा कमेंट करना है नाम भी आपको, ठीक है। चलो अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज इन नंबर ऑफ अकाउंट ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कॉल्ड कैटेनेशन, ठीक है। बताया ना भाई, सेल्फ लिंकिंग मतलब कार्बन अपने एडजेसेंट एटम मतलब अपने दोस्त से, एक कार्बन है किसी दूसरे कार्बन से खुद से अटैच करके ये लंबी कहानी बनाता है। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं डेकेन का, ठीक है। डेक कहाँ यूज करते हैं तो बोलोगे n इज इक्वल टू 10 होता है भैया, मतलब 10 कार्बन। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5, 6 और यहाँ पे 7, 8, 9, 10 हो गया ना 10। ये 10 कार्बन एक दूसरे से अटैच करके इतनी लंबी रिंग बनाते हैं, इससे भी लंबी बना सकते हैं। ये फर्दर आगे जा सकते हैं बट अभी हम 10 तक ही हमें यहाँ तक पढ़ना है, 10 के ऊपर नहीं जाना है। तो हम 10 तक ही रहते हैं और 10 तक ही चीजें समझते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। मतलब कार्बन खुद से क्या करता है, सेल्फ लिंक कर जाता है, कार्बन कार्बन एटम से ही सेल्फ लिंक करके एक लंबी चेन बना देता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। दिस कंपाउंड है फर्दर क्लासिफाइड एज ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूंगा इरेज करके, फिर मैं रुकता हूँ। तो फर्दर हम इसको अब डिवाइड करते हैं भाई, है ना। ओपन चेन ये तो बाद में आएगा। अब यहाँ पे जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो ये अब कैसे एक दूसरे से वो कंबाइन करते हैं एटम्स, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है लंबी चेन बना रही हो, या फिर अगर आप अब पढ़ोगे कि एक कार्बन दूसरे से जुड़ा और तीसरा वाला क्या कर गया, एक दूसरे से जुड़ गया और ये वाला क्या कर गया, पहले वाले से जुड़ गया, तो वो क्या हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, मतलब साइकिल बन गया। आपने रोटेशन पढ़ा होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे चीजें रोटेट कर जाती हैं, तो वो रोटेशन, वैसे ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके से पहले डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है आपका, पहला क्या आएगा, ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड कंपाउंड, दैट इज ये क्या हो, सॉरी मतलब ओपन चेन, कहने का मतलब ओपन चेन था, ये आगे आएगा, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। ओपन चेन कहने का क्या मतलब है कि कार्बन सिर्फ एक दूसरे से ऐसे ऐसे कंबाइंड होगा, ये चेन बना रहा है, ना कि कोई साइक्लिक। बट यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या आएगा, दैट इज कार्बोसाइक्लिक। जब का डिफरेंस देखोगे तब समझ में आएगा कि एक कार्बन क्या हुआ, दूसरे से अटैच हुआ, बट ये वाला कार्बन इससे अटैच हो गया और ये वाला जाके फिर से इससे अटैच हो गया, और ये क्या बना दे रहा है, एक साइकिल। मतलब यहाँ से चले इस कार्बन से इस कार्बन पे आए और इस कार्बन से फिर इस कार्बन पे लौट गए, तो ये क्या बन रहा है, एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो कार्बन दो तरीके से डिवाइड कर सकता है अपने आप को, एक साइकिल भी बना सकता है, इसका भी नाम आप क्या बोलेंगे, साइक्लिक पेंटेन बोलेंगे अगर सिंपल है, ठीक है। बट यहाँ पे सिंपल पेंटेन, ठीक है क्या, ये तो 4 ले लिया मैंने, अगर 3 होता तो सिंपल पेंटेन होता, ये साइक्लिक पेंटेन मतलब साइक्लिक कंपाउंड का अलग हम देखते हैं, वो अलग बिहेवियर दिखाता है। तो हमारे पास दो कैटेगराइजेशन पहली आएगी, पहली क्या है, दैट इज सिंपल कंपाउंड ओपन चेन, ये चेन के फॉर्म में है, किसी भी साइकिल के फॉर्म में नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। दूसरी, अब ओपन चेन भी दो तरीके से हो सकती है भाई, है ना, ओपन चेन भी दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। ओपन चेन भी दो तरीके से होती है, पहली क्या, पहली क्या होगी भाई, स्ट्रेट चेन जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है, या फिर ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड। देखो इस अब कैसे साइक्लिक नहीं बनेगा, बट ये दो तरीका हो सकता है। जैसे भाई यहाँ पे देखिए, एक क्या है, सी 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 सी, ये जुड़ता जाए, इसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, कि भाई एक चैन है, इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे कार्बन स्ट्रेट जुड़ता चला जाए। बट ब्रांच में और एक चीज आ सकती है क्या भाई, कि सी यहाँ जुड़ गया, सी यहाँ जुड़ गया, सी यहाँ, अब इसमें फिर से सी जुड़ गया और सी क्या है यहाँ, मतलब किसी एक कार्बन में ही एक ब्रांच आ गई, किसकी, दूसरे किसी कार्बन की। तो ये क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम ब्रांच्ड बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन, ठीक है। ये है तो कार्बन की ही चेन, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से चलिए तो ये आप पाथ अगर फॉलो करते जाओगे कार्बन का, तो रिवर्स करके इसी कार्बन पे आप रिवर्स हो जाओगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं बेसिकली। बट यहाँ पे आप वापस नहीं आने वाले हो, आप फर्दर आगे जाओगे तो एंड पे ही जाके खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन क्या है, ब्रांच्ड हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रांच चेन।
और यहाँ पे कार्बोसाइक्लिक में भी 2 आएगा, एक आएगा आपका एलिसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक या फिर बोल सकते हो कार्बोसाइक्लिक, बोल सकते होमोसाइक्लिक ही बोल सकते हो, ठीक है, एलिसाइक्लिक भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक हमको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट इसको मैं एक दिन अच्छे से एक छोटी सी वीडियो एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर लाऊंगा, ठीक है। इसमें भी आपके 2 तरीके के आएंगे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। भाई होगा एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है वो आप बाद में समझोगे, और एरोमेटिक का दोनों का मैं अलग से, ठीक है क्या बेसिकली ये इसमें अलग अलग चीजें आ सकती हैं भाई एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। इसमें क्या है आपका कार्बन ही कार्बन से अटैच्ड होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा होमोसाइक्लिक, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, दैट इज इसमें क्या आएगा 2 आएगा होमोसाइक्लिक, ये लिख लो होमोसाइक्लिक, और ये क्या है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब भाई कि जो भी साइकिल होगा वो सिर्फ किसका होगा, कार्बन और कार्बन एटम से ही मिलके बना होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ क्या हो सकते हैं, कार्बन को रिप्लेस करके कुछ अलग सा आ सकता है, जैसे एन यहाँ पे आ सकता है, पिरिडीन बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे एन आ सकता है, ठीक है, एन आ सकता है, कार्बन को हटा के कोई दूसरी चीज आ जाए, सल्फर आ जाए, एन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, मतलब एन हट के, मतलब होमो मतलब एक ही टाइप की एक ही चीज हो, दैट इज होमो बोलते हैं उसे। अगर एक से डिफरेंट चीज आए, दैट इज कार्बन को हटा के नाइट्रोजन ले आए हो आप, तो वो क्या है हेट्रोसाइक्लिक, क्या है वो हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या है हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन क्या हो गया रिप्लेस्ड, ये क्या है कार्बन क्या हो गया है रिप्लेस्ड हो गया है किसी और एटम से, दैट इज नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। तो स्टेट अब इसमें भी 2 तरीके के आएंगे आपके, एक आएगा सैचुरेटेड, ठीक है सैचुरेटेड, और क्या आएगा एक अनसैचुरेटेड, और ये हमने पढ़ रखा है, ये दोनों के केस में ये आएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपने पढ़ लिया है क्या होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड की, जो हमें बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है पहला ओपन चेन कंपाउंड, सॉरी, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम सिंपल सा ओपन चेन। आप देख सकते हो कि हम किसके कंपैरिजन बोल रहे थे, साइक्लिक के, कार्बोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड था, बट ये साइक्लिक नहीं है, तो इसका एक नाम और लिख सकते हैं असाइक्लिक, ठीक है असाइक्लिक, या फिर एक नाम और लिख सकते हैं एलिफैटिक, ठीक है एलिफैटिक। तो ये इसको हम 3 नाम से भी बोल सकते हैं, असाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, अलिफैटिक अलिफैटिक कंपाउंड है, ठीक है, और दैट इज ओपन चेन कंपाउंड मतलब कोई भी साइक्लिक वाला कंपाउंड ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ ये सिंगल स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। चलो दिस कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच मे बी आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है स्ट्रेट चेन हो सकता है, क्या हो सकता है स्ट्रेट चेन हो सकती है, या फिर ब्रांच्ड चेन हो सकती है, किसकी किसकी। तो सबसे ध्यान बात भाई सबसे जरूरी दैट इज कार्बन की ही होगी, वो अलग किसी से नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट चेन में एग्जांपल ले लो कि अगर मैं ब्यूटेन बोल रहा हूँ तो ये ब्यूटेन इस तरीके से होगा, ठीक है ब्यूटेन, या फिर दूसरा ब्यूटेन बोल रहा हूँ तो ये ब्यूटेन इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। दोनों क्या है बेसिकली एग्जांपल लोगे तो दोनों ब्यूटेन ही है, बिकॉज कार्बन 4 ही है आपके पास, कार्बन 4 ही है आपके पास, 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन तो 4 ही है, बट यहाँ पे क्या है चेंज हो गया, दैट इज ब्रांच आ गई है, और वहां पे क्या है दैट इज ब्रांच नहीं है, वो क्या है सिर्फ एक स्ट्रेट चेन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट हम नॉमेनक्लेचर से करते हैं, ठीक है नॉमेनक्लेचर से करते हैं कि कौन सा ब्रांच्ड है और कौन सा ब्रांच नहीं है। तो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कैसे नॉमेनक्लेचर हम करते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे उसके बाद। तो हम डिफरेंशिएशन तो करते हैं नॉमेनक्लेचर से, दैट इज हम क्या करते हैं हमें स्ट्रक्चर्स पता होंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां से हम क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर करते जाते हैं कंपाउंड्स का, ठीक है। चलो दूसरी चीज दैट इज क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड बोलो। अपार्ट फ्रॉम ओपन चेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन हैव साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, अ मिनिमम ऑफ 3 एटम आर नीडेड टू फॉर्म रिंग। तो यहाँ पे मिनिमम
जो कार्बन एटम्स आपको चाहिए, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड, वो n इज इक्वल टू क्या होंगे, 3 होंगे। किसके लिए, इसके लिए, बिकॉज आपको भी पता है भाई, अगर हमें कोई रिंग बनानी है, मालूम मैं तुमसे रिंग बोल दूं कि 3 पॉइंट लो और कोई पॉइंट से ही आप क्रॉस घुमा सकते हो, तो 2 पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट आपका कार्बन को डिनोट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कार्बन को डिनोट कर रहा है। तो आप यहाँ से चल के फिर से वापस आने के लिए सेम पाथ रिपीट करना पड़ेगा, बट इसमें सेम पाथ नहीं रिपीट होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, एक और रिक्वायरमेंट है ताकि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, और यहाँ से कहाँ जाऊँ। ये आपने ये प्रोसेस देखा होगा, रिसाइकल के लिए भी दिखाया जाता है, ये रिसाइकल। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस, कि एक से चले दूसरे पे आए, दूसरे से तीसरे पे, मतलब साइक्लिक कंपाउंड बन रहा होगा। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बन रहा होगा, वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हो, क्लोज्ड चेन। मतलब चेन क्या है, क्लोज्ड है, उसी में आप घूमते रह जाएंगे, ओपन चेन नहीं है कि आप एक जगह से चले। ये भी दोनों देखो सेम है आपका, ठीक है, दोनों में कार्बन एटम 3 है। ये क्या है, कार्बन एटम है, जो ये डॉट को दिखा रहा हूं मैं, ये कार्बन एटम को दिखा रहा हूं। ये तीनों क्या है, सेम है, कार्बन एटम इसमें भी 3 है, कार्बन एटम इसमें भी 3 है। बट ये क्या है, अगर आप कोई आदमी घूमने के लिए छोड़ दो तो इसी में घूमता रह जाएगा, बट यहाँ पे अगर इनको चढ़ा के छोड़ दो तो ये आगे निकल के यहाँ से निकल भी लेंगे, रास्ता खत्म हो गया। तो ये ओपन चेन है, ऊपर वाली क्या है, साइक्लिक है, दैट इज क्लोज्ड चेन है, उसी चेन में वो घूमते रह जाएंगे। ठीक है, तो क्लोज चेन वैसे कंपाउंड है जो अगर n इज इक्वल टू 3 ले लो, ठीक है, तो ये क्या है भाई, बेसिकली प्रोपेन। तो n इज इक्वल टू 3, कार्बन एक एटम से यहाँ जुड़ा है, कार्बन एक एटम से यहाँ जुड़ा है, और कार्बन एक एटम से यहाँ जुड़ा है। n इज इक्वल टू 4 लेके देख लो, n इज इक्वल टू 4, कार्बन एक इससे जुड़ा, कार्बन एक इससे जुड़ा, कार्बन एक इससे जुड़ा, और कार्बन एक इससे जुड़ा। तो बेसिकली ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, साइकिल बन जा रहा है, एक दूसरे से ही जुड़ के ये क्या करते हैं, साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं। पेंटेन देख लो, 5 कार्बन की, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन और एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये क्या हो गया, पेंटेन बन गया। बट आप नाम के आगे क्या हमेशा आपको लिखना होगा, दैट इज साइक्लिक, मतलब साइकिल के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 6 ले लो, 6 लेके देख लो, कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये, टोटल 6 कार्बन हो गए। ये भी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, साइक्लिक हेक्सेन। तो है तो 6 कार्बन तो हेक्सेन ही बोलोगे, और डबल बॉन्ड नहीं है तभी भी एन ही बोलोगे, है तो वो भी एल्केन ही, बट अभी क्या है, ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी विल नेम हिम लाइक साइक्लिक हेक्सेन। ओके, तो ये रही बेसिक बातें। बाकी की अब मैंने सैचुरेटेड और वो वाली दोनों चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। ठीक है, कल जो थोड़ी सी और बेसिक बात हम थोड़ा सा और समझेंगे, दैट इज, पहला यहाँ पे समझ भी लेते हैं, दैट इज होमोसाइक्लिक। 2 चीजें हमारी बची हुई हैं, और क्या बची है, हेट्रोसाइक्लिक। ये 2 चीजें हमारी बची हुई हैं। ठीक है, इसको हम अभी देख लेते हैं भाई। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है यार, कि ये क्या होंगी, अगेन साइक्लिक ही होंगी, साइक्लिक नाम में है तो अगेन साइक्लिक ही होगा, साइक्लिक कंपाउंड ही होगा। बट इसमें क्या होगा, सिर्फ कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट होगा, कार्बन के अलावा और कोई एटम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट होंगे, कार्बन के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। वो सैचुरेटेड हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड हो सकता है, वो बात अलग है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, तो ये बॉन्डिंग अलग बात है, वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। बट हेट्रोसाइक्लिक में यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, किसी एक अलग कंपाउंड से क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। दैट इज, इसको पिरिडीन का स्ट्रक्चर शायद ये होता है ना, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिरिडीन। तो हेट्रोसाइक्लिक कहने का मतलब कि कार्बन एटम विल रिप्लेस्ड बाय another atom। मतलब हेट्रोसाइक्लिक का सिंपल सा मतलब क्या कहने का, कि कार्बन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, दैट कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इफ देयर इज ओनली कार्बन एटम इन अ साइकिल, देन दैट कंपाउंड विल बी अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? तो ये रही बेसिक बातें आज की जो हम लोगों ने देखी। ठीक है, कल के लेक्चर में हम बेसिक नॉमेनक्लेचर देखेंगे, अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए बेटा टेस्ट सीरीज, आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज, बिकॉज इस सैटरडे
ठीक है, इस सैटरडे को या फिर इस संडे को मैं ले सकता हूँ आपकी जूम मीटिंग, ठीक है, ताकि अगर आपकी कोई भी डाउट हो यार तो उसको, अगर आपके पास है डाउट तो उसको आप जुटा के कलेक्ट करके रख लो। हम सैटरडे या संडे में क्या करने वाले हैं, जूम मीटिंग करने वाले हैं। तो बिफोर दैट आप जितने भी डाउट्स हो आपके सारे कलेक्ट करके रखो, हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और जाते जाते जो नए बच्चे हैं रैंकर्स NTSC टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये जो भी मैंने एनोटेशन विथ एनोटेशन पूरी नोट्स मैं वहीं पे डाल देता हूँ, तो उससे पहले जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।